प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुपम परिहार, प्रवक्ता एंग्लो बंगाली इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, यह कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय की कक्षा है और आज मैंने प्रकरण के रूप में महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक पाठ को लिया है। इस पाठ को मैं 2 वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं पहले वीडियो के अंतर्गत इसमें लेखक का जीवन परिचय और एक अनुच्छेद की चर्चा करूंगा, लेकिन इसके पहले आइए पहले इस पाठ के अंक भार से आपका परिचय करा दें। इस पाठ का अंक भार कुल 14 अंकों का निर्धारित है। इसमें 4 अंक का जो प्रश्न बनेगा वह लेखक का जीवन परिचय और उसकी साहित्यिक कृतियों से पूछा जाएगा। बाकी एक अनुच्छेद दिया जाएगा और उस अनुच्छेद से कुल 5 प्रश्न बनेंगे 2-2 नंबर के। तो इस तरह से कुल 14 अंक का यह अंक भार है। इसमें इस पाठ को पढ़ाने का जो मेरा उद्देश्य है, यानी पाठ को पढ़ा लेने के बाद जो बातें आप सीखेंगे वह देख लें। पहले पाठ को पढ़ाने के बाद आप साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय जान सकेंगे। आचार्य द्विवेदी का साहित्यिक योगदान क्या है और उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, इन कृतियों की भी जानकारी आपको हो जाएगी। सरस्वती पत्रिका और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अन्योन्याश्रित संबंध है, इस संबंध की भी मैं चर्चा करूंगा और सरस्वती में उन्होंने क्या योगदान दिया उसकी भी बात मैं इस लेक्चर में करूंगा। पाठ के गद्यांशों से प्रश्न कैसे बनेंगे और उनका उत्तर आप कैसे देंगे, इस कला से भी आपका ज्ञान हो जाएगा। और अंत में बच्चों, मैं इस पाठ के आए जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ भी आपको बताऊंगा। तो आइए आगे चलते हैं और सबसे पहले हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 9 मई 1864 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय द्विवेदी था। द्विवेदी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह उनके गांव दौलतपुर से ही प्रारंभ हुई। इसके बाद उन्होंने पंजुम स्कूल, दौलतपुर और रायबरेली, रंजीत कपूरवा जो उन्नाव में है, और फतेहपुर से भी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद देखिए, भाषा ज्ञान के अंतर्गत मैंने यहां लिखा है कि उन्हें हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती भाषाएं आती थीं। यहां पर संस्कृत का जो उनका ज्ञान था वह उन्होंने बचपन से ही अपने बाबा से पढ़ा था। इनके बाबा को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, तो बचपन से उनके साथ इन्होंने संस्कृत सीखा था। चूंकि दौलतपुर में इनकी जो पाठशाला थी, प्रारंभिक पाठशाला थी, वहां पर संस्कृत पढ़ाया जाता था, लेकिन बाद में इनके पिताजी ने चाहा कि यह रायबरेली चले जाएं और मिशन स्कूल में एडमिशन लेके वहां अंग्रेजी पढ़ें। तो यह अंग्रेजी पढ़ने के लिए रायबरेली आए उस मिशन स्कूल में। वहां भी यह चाह रहे थे कि संस्कृत पढ़ें, लेकिन उस स्कूल में संस्कृत विषय की मान्यता नहीं थी, इसलिए द्विवेदी जी ने विकल्प के तौर पर फारसी विषय को लिया और उन्होंने फारसी पढ़ा। यहां मैंने फिर बाद में लिखा है मराठी। मराठी इन्होंने तब सीखा कि इनके पिताजी महाराष्ट्र में नौकरी करते थे, वहां पर कुछ दिनों तक ये अपने पिताजी के साथ रहे, तो वहां पर जाकर इन्होंने मराठी भी सीख ली। अंग्रेजी और गुजराती इन्होंने स्वाध्याय से सीखा और अंग्रेजी की शुरुआती जो शिक्षा इनको मिली थी वह रायबरेली के मिशन स्कूल से मिली थी, जबकि गुजराती इन्होंने अपने ही तरीके से सीखा था। अब हम आगे आते हैं और इनकी वृत्ति पर चर्चा करते हैं। 18 वर्ष की आयु में रेल विभाग अजमेर में 1 वर्ष का प्रवास किया इन्होंने। बाद में मुंबई गए, जिसको पहले बंबई कहा जाता था। तारकर्बी अर्थात टेलीग्राफ का काम सीख लिया और उसके बाद इंडियन मिडलैंड रेल में तारबाबू के रूप में नियुक्त हो गए। 1904 ईस्वी में झांसी से रेल विभाग में 150 रुपए मासिक वेतन व 50 रुपया भत्ता अर्थात कुल 200 रुपए मासिक की नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बच्चों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि 200 रुपए उस समय मिल रहे थे तो त्यागपत्र नौकरी से क्यों दिया। इसके पीछे कारण एक ये रहा है कि आचार्य द्विवेदी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इनका जो बड़ा अधिकारी था इनसे ऊपर, वो एक अंग्रेज था।
यह नियमित रूप से अपने कार्यालय में सही समय पर पहुंच जाते थे, लेकिन उसने इनसे एक दिन कहा कि आप कार्यालय में देर से आते हैं और इसका कारण दीजिए। इन्होंने कारण बताया कि मैं बिल्कुल सही समय पर आता हूं और आज तक कभी लेट नहीं हुआ हूं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। इसलिए आचार्य द्विवेदी ने अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र स्वीकृत हो गया। यह अपने गांव दौलतपुर लौट आए। कुछ दिनों के बाद इनको फिर से एक पत्र आया। हो सकता है उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ हो, तो इनको पत्र भेजा कि आप चाहें तो फिर से इस नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आचार्य द्विवेदी ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या करूं, नौकरी फिर से ज्वाइन कर लूं, पत्र आया है। तो इनकी पत्नी बैसवारी भाषा बोलती थी, उसी भाषा में उन्होंने कहा, कौनो थूक के चाटा तो हौ का, यानी कोई थूक कर भी चाटता है, यानी नौकरी नहीं ज्वाइन करनी है। तो अपनी पत्नी की बात इन्होंने माना और नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। तो यह बात बताती है कि वह कितने स्वाभिमानी व्यक्ति थे। निधन के बारे में मैंने लिखा, 31 दिसंबर 1938 ईस्वी को डॉक्टर शंकर दत्त शर्मा अवस्थी के भारती भवन बेलीगंज रायबरेली आवास पर आचार्य द्विवेदी का निधन हुआ। यहां बताऊं कि जब आचार्य द्विवेदी ने 1920 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से अवकाश प्राप्त लिया, यानी संपादक के रूप में वहां से अवकाश ग्रहण किया, तो वह अपने गांव चले गए और 18 वर्षों तक अपने गांव में ही रहे। इसीलिए देखिए 20 में रिटायरमेंट हुआ, 38 में उनका देहांत हुआ। तो 18 वर्ष तक वो अपने गांव दौलतपुर में ही रहे और वहां पर रहकर वो तब भी साहित्य सेवा ही करते रहे। आचार्य द्विवेदी का साहित्यिक योगदान दोनों में है, यानी गद्य और पद्य दोनों विधाओं में है। इनकी पहले गद्य साहित्य की चर्चा कर लें। लेकिन देखिए गद्य साहित्य के अंतर्गत इनके जो आलोचना ग्रंथ हैं उसमें रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, कालिदास की निरंकुशता, साहित्य संदर्भ है, बेकन विचार रत्नावली, भमिनी विलास, नैषध्य चरित्र चर्चा, दार्शनिक परिभाषा, यह शब्दकोश है, हिंदी रीडर की आलोचना, नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जल चिकित्सा, विक्रमांक देव चरित्र चर्चा, यह इनकी गद्य रचनाएं थीं। अब देखिए इनके अनुवादित जो ग्रंथ हैं उनको भी हम देख लें। स्वाधीनता, हिंदी महाभारत, हिंदी महाभारत को उन्होंने बंगला से अनुवाद किया था। संपत्ति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, रघुवंश, यह गद्य से अनुवाद है। कुमार संभव, मेघदूत, कीर्तार्जुनियम, वेणी संहार नाटक, शिक्षा सरोज, जिला कानपुर का भूगोल, टेलीग्राफ, अंग्रेजी में। अब पद्य साहित्य पर जरा सा हम दृष्टि डाल लें। पद्य साहित्य के अंतर्गत विनय विनोद, स्नेहमाला, विहार वाटिका, गंगा लहरी, देवी स्तुति शतक, काव्य मंजूषा, कुकाट संभवसार, कविता कलाप, सुबन इत्यादि। इसके अलावा आचार्य द्विवेदी बैसवारी भाषा में भी कुछ कविताएं लिखी हैं, जिसमें वह कल्लू अलहित के नाम से लिखा करते थे। सरगो नरक ठिकाना नाही, यह बैसवारी भाषा में लिखा गया कल्लू अलहित के नाम से उनका एक काव्य संग्रह है। अच्छा, यहां एक बात बच्चों और बता दूं कि आचार्य द्विवेदी कई छद्म नामों से लिखते थे। क्यों लिखते थे, मैं जब सरस्वती पर चर्चा करूंगा तब मैं उसको बताऊंगा। अब देखिए उसी सरस्वती पर मैं आ रहा हूं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित होती थी और इस प्रेस के जो संस्थापक थे वो चिंतामणि घोष थे। यह प्रेस अपनी सुंदर छपाई के कारण पूरे भारत में उस समय प्रसिद्ध था। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि भी इसी प्रेस से ही प्रकाशित हुई थी। जबकि आप जानते हैं कि कलकत्ता में उस समय अच्छे प्रेस थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को भरोसा इंडियन प्रेस पे था और इसलिए उन्होंने गीतांजलि का मुद्रण यहीं से करवाया था। तो यहां पर इनके एक मित्र थे इलाहाबाद में ही, जो केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद का ही एक कॉलेज है, वहां के पहले प्राचार्य थे रामानंद चट्टोपाध्याय या रामानंद चटर्जी। रामानंद चटर्जी अंग्रेजी और बंगला भाषा के बड़े विद्वान थे और बड़े पत्रकार भी थे। तो रामानंद चटर्जी से इनकी मित्रता थी। यह दोनों एक दिन बैठे थे तो रामानंद चटर्जी से इन्होंने कहा, चिंतामणि घोष जी ने, कि भाई हम लोग बंगला भाषी हैं और हम हिंदी बेल्ट में रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हिंदी के उन्नयन और विकास के लिए भी
यह प्रेस एक हिंदी की पत्रिका भी प्रकाशित करे, आपकी क्या राय है? तो रामानंद चटर्जी तुरंत मान गए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी सलाह है, हम लोग इस पर फिर से चर्चा करेंगे और इसका नाम तय कर लें और जल्दी से इस काम को शुरू कर देना चाहिए। फिर एक दो मीटिंग्स के बाद यह तय हो गया कि इस पत्रिका का नाम सरस्वती होगा। यह सरस्वती नाम रामानंद चटर्जी और चिंतामणि घोष जी ने मिलकर के तय किया था। तो यह इस पत्रिका का नाम तय हो गया। रामानंद चटर्जी यहीं से इंडियन प्रेस प्रयाग से ही प्रवासी और अंग्रेजी में इंडियन मॉडर्न रिव्यू नाम की दो पत्रिकाएं प्रकाशित करवाया करते थे। दोनों के संपादक यही थे और प्रवासी जो था वो बंगला भाषा में था, तो हिंदी की कोई पत्रिका नहीं थी। तो इसके पीछे यह भी रहा होगा कि हिंदी की भी एक पत्रिका आनी चाहिए। खैर, यह जब पत्रिका का नाम तय हो गया और इसके प्रकाशन की बात आई तो चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारणी सभा काशी को पत्र लिखा कि हम हिंदी की एक पत्रिका जिसका नाम सरस्वती है उसका प्रकाशन चाहते हैं यहां से, लेकिन उसके लिए हमें संपादकों की आवश्यकता है। कृपया हमें आप संपादकों के नाम सजेस्ट करें या आप खुद ही संपादन कर दें। तो नागरी प्रचारणी सभा ने खुद तो संपादन कार्य नहीं किया, लेकिन उसके लिए 5 नाम प्रस्तावित किए, जिसमें सबसे प्रमुख नाम था डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का नाम आप लोग पहले भी सुने हैं, बड़े साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं के साथ आप एक बड़े कवि का नाम भी जानते हैं, ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसके अलावा कार्तिक प्रसाद खत्री, गोस्वामी जी। इस तरह से कुल 5 नाम थे और पांचों के नाम संपादक की हैसियत से भेजे गए इंडियन प्रेस को। तो इन पांचों को संपादक बना दिया गया। जनवरी 1900 में पहला अंक सरस्वती का प्रकाशित हुआ और इसमें इन पांचों संपादकों के नाम थे और यह पत्रिका जनवरी 1900 में बाजार में आई और दिसंबर 1901 तक इसके पांचों संपादक बने रहे। लेकिन चिंतामणि घोष जी को यह लगा कि इसमें सबसे ज्यादा मेहनत डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ही कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने 1902 जनवरी 1902 से डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी को इस पत्रिका का अकेला संपादक बना दिया। यानी उन चारों लोगों के नाम हटा दिए गए, केवल डॉक्टर श्याम सुंदर दास ही पहले अकेले संपादक रह गए। अब उन्होंने जनवरी 1902 से दिसंबर 1902 तक अकेले संपादन कार्य किया। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य के लिए किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं लिया था, अर्थात उन्होंने अवैतनिक संपादक के रूप में काम किया था। इसी समय की एक घटना है कि आचार्य द्विवेदी के हाथ में इंडियन प्रेस से प्रकाशित होने वाली एक रीडर जो स्कूलों में पढ़ाई जाती थी वो उनके हाथ लग गई। उन्होंने उसमें पलट कर देखा तो तमाम उन्हें अशुद्धियां अर्थात गलतियां मिली। तो उन्होंने इसकी एक समीक्षा आलोचना उन्होंने एक सरकार को लिखी और उसकी आलोचना लिखने के बाद केवल यहीं तक रुके नहीं, उन्होंने उसकी एक प्रति इंडियन प्रेस को भी भेज दी, अर्थात चिंतामणि घोष को भी भेज दिया कि जो आपके यहां से रीडर प्रकाशित हो रही है इसमें तमाम अशुद्धियां हैं, यह ठीक नहीं है, विद्यार्थियों के साथ यह न्याय नहीं हो रहा है। तो चिंतामणि घोष को इसके पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने यह आग्रह किया था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं सरस्वती का संपादन कार्य करने में असमर्थ अपने को पा रहा हूं, तो कृपया आप कोई नया संपादक ढूंढ लीजिए। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद वह आचार्य द्विवेदी का जो कृत्य था अर्थात जो उनके रीडर की आलोचना की गई थी उससे नाराज होकर शायद आचार्य द्विवेदी से बात भी न करता। लेकिन चिंतामणि घोष एक पारखी व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा इनसे अच्छा व्यक्ति मुझे कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने चिट्ठी लिखा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को कि सरस्वती पत्रिका के बारे में आप जानते ही हैं, मुझे इस पत्रिका के लिए एक योग्य संपादक की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं यह कार्य आप ग्रहण कर लें। लेकिन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी थी, यह लिखा हुआ था कि इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए मैं केवल आपको 20 रुपया मासिक और 3 महीना डाक खर्च केवल दे सकता हूं, अर्थात कुल 23 रुपए महीने। यदि आप इस पर सहमत हो तो आप आ सकते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस पत्र को सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने चिंतामणि घोष जी से कहा कि जब मैंने रेलवे की नौकरी शुरू की थी तो मुझे 10 ही रुपए मिल रहे थे, आप तो 20 रुपया दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे हिंदी की सेवा करनी है और मैं इस दायित्व को ग्रहण करके अपने को धन्य समझूंगा। और उन्होंने सरस्वती का संपादन कार्य ग्रहण कर लिया।
तो वह सरस्वती पत्रिका के संपादन हो गए। जनवरी 1900 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती का संपादन कार्य शुरू कर दिया। 1900 में, जनवरी 1903 में सरस्वती का पहला अंक उन्हीं के संपादन में आया। यहां पर देखिए मैंने 3 चित्र लगा रखे हैं सरस्वती के। यह एक पुराना चित्र है सरस्वती पत्रिका का। बहुत वर्षों के बाद यह एक वहां का हीरक जयंती बनाई गई सरस्वती की इंडियन प्रेस में, वह उसका चित्र है। इस चित्र के बारे में अभी मैं आपको बाद में जानकारी दे रहा हूं। अब यहां पर कई महत्वपूर्ण बातें मैं और बताने आपको जा रहा हूं सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में। अभी मैंने कहा था कि सरस्वती पत्रिका में वह कई छद्म नामों से लिखा करते थे। इसके पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी समय के बड़े पाबंद थे। वह चाहते थे कि जनवरी की पहली तारीख को सरस्वती बाजार में रहे, लेकिन जो लेखक थे या कवि थे जिनसे रचनाएं ली जाती थी, वह रचना भेजने में विलंब कर देते थे, तो समय से रचना नहीं मिल पाती थी। इसलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी खुद ही छद्म नाम से रचनाएं लिख लेते थे और उसको सरस्वती में उन्हीं छद्म नामों से छाप देते थे। जैसे उनके कुछ नामों को, छद्म नामों को आपको बताऊं कि उनका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी तो है ही, लेकिन वह लिखते थे किन नामों से? सुनिए, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, कवि किंकर, और एक नाम कल्लू अलहैत, अभी मैंने आपको बताया था, उस नाम से लिखते थे। द्विरेफ एक नाम था, द्विरेफ माने होता भंवरा, उस नाम से भी वह लिखते थे। कौशल किशोर तिवारी, इस नाम से उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से वो कई 10-12 नाम ऐसे मिलते हैं कि उन छद्म नामों से वो लिखते थे। उसके पीछे कारण यही था कि सरस्वती सही उस पर आ जाए, सही समय पर बाजार में उपलब्ध रहे। अब सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी में क्या सुधार किए, उस पर थोड़ी सी बात मैं और करूंगा। भारतेंदु युगीन जो गद्य था, वह गद्य अपरिष्कृत, अपरिमार्जित था। उसमें व्याकरण संबंधित त्रुटियां थी, उसमें विराम चिन्हों संबंधित त्रुटियां थी, और भी भाषा संबंधी भी त्रुटियां थीं। तो आचार्य द्विवेदी ने सबसे पहला काम यही किया कि भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित किया। जिस भी लेखक की भाषा व्याकरण की दृष्टि से गलत होती थी या विराम चिन्हों की दृष्टि से गलत होती थी, उसको वह रेखांकित करते थे और उसे वापस कर देते थे कि भाई ये त्रुटियां इसमें हैं, पहले ठीक कर लीजिए फिर भेजिए। तो वह धीरे धीरे सुधार होने लगा और उन्होंने पूरी तरीके से मैं कहूं तो भाषा को मांझने का काम किया, भाषा को चमका सा दिया। जो आज की खड़ी बोली हम देख रहे हैं इतनी परिष्कृत और परिमार्जित, उसके पीछे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात उन्होंने काव्य के क्षेत्र में किया। कविता जो भारतेंदु युग की थी, वह वहां पर देखिए गद्य शुरू हो तो गया खड़ी बोली में, लेकिन कविता ब्रज भाषा में ही लिखी जा रही थी। स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र कविता को ब्रज भाषा में ही लिखने के हिमायती थे। वो कहते थे कि ब्रज भाषा में जो मिठास है वह खड़ी बोली में नहीं है, इसलिए कविता की भाषा ब्रज भाषा ही होनी चाहिए। लेकिन आचार्य द्विवेदी इससे सहमत नहीं थे। उनकी यह मान्यता थी कि जब गद्य खड़ी बोली में लिखा जा सकता है और लिखा जा रहा है, तो कविता खड़ी बोली में क्यों नहीं लिखी जा सकती है। इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन सा चलाया और सरस्वती में जो उस समय के कवि थे उनको उत्प्रेरित किया कई लेखों के माध्यम से कि आप लोग कविता भी खड़ी बोली में करिए, अब ब्रज भाषा का जुआ उतार फेंकिए, ब्रज भाषा में मत लिखिए। और जब कई लेख उनके आए तो उसकी वजह से उस समय के जो कवि थे उनको प्रेरणा मिली, और उसमें सबसे पहले जो आगे आए वह थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो आजमगढ़ के रहने वाले थे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास यह खड़ी बोली में लिखा। यह बहुत सुंदर और कई संस्कृत छंदों को शामिल करके लिखा गया है, और अगले वर्ष यानी कक्षा 12 में आप उनका यह प्रिय प्रवास का अंश पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितना सुंदर उन्होंने लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बाद मैथिली शरण गुप्त, उनके भाई श्रियाराम शरण गुप्त, ठाकुर जगमोहन सिंह, जो महत्वपूर्ण उस समय के कवि थे, उन लोगों ने भी खड़ी बोली में रचनाएं करनी शुरू की। मैथिली शरण गुप्त का एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, आप जानते हैं साकेत, वह भी देखिए खड़ी बोली में लिखा गया, कितना शानदार काव्य ग्रंथ है।
तो इस तरह से गद्य और पद्य दोनों खड़ी बोली में प्रारंभ हो गया। यह एक महत्वपूर्ण बात हुई। तो यह सब आचार्य द्विवेदी के प्रयत्नों के कारण ही संभव हो सका। अब बच्चों आइए हम देखते हैं कि इस पाठ के बारे में आचार्य द्विवेदी क्या कर रहे हैं और फिर आपको प्रश्नों के बारे में भी हम बताएंगे। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, यह पाठ का नाम है। अब प्रश्न यह आपके मस्तिष्क में आया कि माघ कौन है? माघ एक महीने का भी नाम है, लेकिन यहां महीने से मतलब नहीं है, एक व्यक्ति से है। तो माघ संस्कृत के एक महान कवि थे। इनका जन्म 7वीं शताब्दी में राजस्थान प्रांत में भीनमाल नामक स्थान पर हुआ था। माघ के पिता का नाम दत्तक था। माघ को सर्वश्रेष्ठ संस्कृत महाकवियों की त्रयी अर्थात कालिदास, भारवी व माघ में स्थान प्राप्त है। जो संस्कृत के 3 कवियों की त्रयी कहलाती है, उसमें 3 नाम हैं। यह मैंने लिखा, कालिदास, भारवी और माघ। तो इतने महत्वपूर्ण माघ कवि हैं। इन्हीं जो माघ का प्रभात वर्णन है अर्थात सुबह का जो वर्णन है संस्कृत में, उसी को उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने गद्य में अपनी भाषा में लिखा। मैंने देखिए यहां लिखा भी है। इस पाठ में महाकवि माघ के द्वारा प्रभात का जो सुंदर वर्णन किया गया है, उसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत सजीवता व गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया है। अब देखिए मैं एक अनुच्छेद ले रहा हूं। अनुच्छेद है, पहले मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है। वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। परंतु देखो, वही अब पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त होकर पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कासी रही है। परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं, वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अब इस अनुच्छेद से कुल 5 प्रश्न बनेंगे, लेकिन इस अनुच्छेद से कैसे प्रश्न बनेंगे और कौन कौन से प्रश्न बनेंगे या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले मैं जरा सा इस अनुच्छेद पर थोड़ी सी चर्चा कर लूं। अब इस अनुच्छेद को पढ़ने पर अगर 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया कि पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा, यानी पूरब दिशा को उन्होंने एक स्त्री माना, यानी प्रकृति का मानवीकरण किया, प्रकृति को मानव मान लिया, मानवीकरण किया। तो पूर्व दिशा की स्त्री की प्रभा यानी चमक इस समय बहुत भली मालूम होती है, यानी बड़ी सुंदर लग रही है। वह हंस सी रही है, सुंदर लगना ही हंसने का प्रतीक है। वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। वह पूर्व दिशा रूपणी स्त्री यह चंद्रमा को देख करके कह रही है कि जब तक चंद्रमा मेरी संगति में रहा, अर्थात जब तक मेरे साथ रहा, तो इसकी चमक खूब बढ़ी। जरा देखिए, पूर्व दिशा से जब चंद्रमा निकलता है तो उसकी चमक खूब ज्यादा प्रभामय होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है जब वो आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन उसी बात को आगे वो बढ़ाते हुए कह रहे हैं, परंतु देखो, वही अब पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की तरफ जाते ही दीप्तहीन होकर पतित हो रहा है। अब पूरब दिशा को एक स्त्री माना, पश्चिम दिशा को दूसरी स्त्री माना। तो जब चंद्रमा पूरब दिशा की ओर था तब तो उसकी दीप्ति खूब बढ़ रही थी, लेकिन जब वो पश्चिम दिशा रूपणी दूसरी स्त्री की ओर गया तो देखिए, जो स्त्रियों में स्वाभाविक ईर्ष्या होती है, वह ईर्ष्या पूरब दिशा वाली स्त्री को हो रही है। किससे? पश्चिम दिशा से। और वह क्या कर रही है कि वह यह तंज कर रही है कि अब चंद्रमा उधर जा करके उसकी संगति में जाकर देखो पतित हो रहा है, अर्थात उसका जो दीप्ति है, प्रकाश है, वो कम होता जा रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देखकर प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कासी रही है। इसलिए पूर्व दिशा रूपी जो स्त्री है वह मुस्कुराने का काम कर रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं है। लेकिन चंद्रमा क्या है? बेफिक्र है, उसे किसी भी प्रकार की हंसी मजाक, उसके हंसी मजाक की परवाह नहीं है। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है।
तो यह मैंने पूरी बात बताई इसमें। अब देखिए यह प्रश्न क्या बन रहा है। पहला प्रश्न है पाठ और लेखक का नाम लिखें। आप जान ही रहे हैं, पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। लगभग पहला प्रश्न यही सभी गद्यांशों से पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो मैंने वहां रेखांकित किया था उसको फिर से यहां लिख दिया। फिर से पढ़ रहा हूं। पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है, वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगत में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब उत्तर देखिए इसका। रेखांकित अंश में प्रातः काल के समय पूर्व दिशा प्रभात के रंग में रंग जाती है और प्रभात की लाली के कारण उसके मुख पर नया तेज दिखाई देता है। इसलिए प्रातः काल पूर्व दिशा की आभा अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। पहला जब मैंने अनुच्छेद पढ़ाया था तो उसमें पूरा अर्थ मैंने स्पष्ट किया था, यहां केवल रेखांकित अंश की मैंने व्याख्या किया है। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए कि स्त्री की उपमा किसे दी गई है? चंद्रमा के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यहां पर देखिए स्त्री की उपमा पूर्व दिशा से दी गई है, यहां से होना चाहिए, पूर्व दिशा से दी गई है। प्रातः काल में पश्चिम की ओर दीप्तहीन होकर अस्त होते हुए चंद्रमा को देखकर पूर्व दिशा रूपी स्त्री उपहास पूर्ण दृष्टि से मुस्कुरा रही है और चंद्रमा की दीनहीन स्थिति के विषय में सोच रही है। जब तक चंद्रमा उसके साथ था तब तक वह उदित भी नहीं हो रहा था और उसका प्रकाश भी फैल रहा था, किंतु दूसरी दिशा अर्थात स्त्री के पास जाते ही चंद्रमा का प्रकाश हीन होता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह इसका उत्तर था। चौथा प्रश्न देखिए आया कि ईर्षा से मुस्का सी रही है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ईर्षा से मुस्का सी रही है, पंक्ति का आशय यह है कि चंद्रमा पूर्व दिशा रूपी स्त्री का साथ छोड़कर पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के साथ चला गया है, जिसके कारण पूर्व दिशा रूपी स्त्री ईर्ष्या भरी मुस्कान से चंद्रमा पर हंसती है, किंतु चंद्रमा को पूर्व दिशा रूपी स्त्री की इस व्यंग्यपूर्ण हंसी की कोई परवाह नहीं है। अब यहां पांचवा और अंतिम प्रश्न है कि स्त्री और चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए मैंने स्त्री के पर्यायवाची शब्द में क्या लिखा है? कलत्र, महिला, रमणी, कांता, सुंदरी, ललना, कामनी, अबला, वनिता। चंद्रमा के पर्यायवाची देखें, मयंक, राकापति, सुधांशु, सोम, राकेश, विधु, द्विजराज, सोम, हिमकर, सीतांशु, शीतगु, कुमुद। अब बच्चों देखिए जो इसमें कठिन शब्द आए उन कठिन शब्दों से आपका परिचय करा दें। दीप्ति माने आभा, सप्तर्षि यानी 7 तारों का एक समूह, और ये ऋषियों के नाम पर हैं जिनके नाम मैंने यहां पर लिखे हैं। और तिमिर माने अंधकार है, पराजय माने पराजित होना है, उच्छेद माने विनाश, आप्यायित माने तृप्त या प्रसन्न, समधिक माने अत्यधिक, महामहिम माने महामहिमाशाली। अब देखिए गृह कार्य के रूप में आपसे बात कर लें कि इस पाठ को 3 बार पढ़ें और अनुच्छेदों को स्वयं से रेखांकित कर उनका अर्थ लिखें तथा कठिन शब्दों के शब्दार्थ को भी अपनी कापियों में लिखें। तो आज पहले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको इतना ही पढ़ाया है। दूसरे वीडियो में बचे हुए अनुच्छेदों पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।